Hello, welcome guys to the CSC Gurukul. My name is Zaman Moga and today we will take your ethics class part second, which is case study. तो आज हम बात करेंगे कि केस स्टडी को कैसे हम सोल्व करेंगे, केस स्टडी का हमारा क्या अप्रोच होगा और केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। ठीक, देखिए हमने इससे पहले बात करी थी कुछ कीवर्ड्स के बारे में हमने बताया कि आप एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल से उसको सेटिस्फाई करेंगे। वैसे ही केस स्टडी में जो ऑप्शंस होते हैं या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको केस स्टडी में जो दिया है, जो क्वेश्चंस में जो दिया है उसके आधार पे आप कैसे सेटिस्फाई करोगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो केस स्टडीज हैं वो सीसेट में आने वाले जो पैराग्राफ या पैसेज होता है उससे कैसे अलग होती है, वो भी बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देखो बहुत कम लोग रिलेट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन हाँ, आमतौर पे जब वहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है ना पैसेज में, हिंदी में, अगर हिंदी माध्यम वाले यहाँ पे हैं, इंग्लिश वाले वही कि व्हाट द मेन एसेंस ऑफ दिस पैसेज, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम वो भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एथिक्स की स्टडीज है, ठीक है, ये जो केस स्टडी है ये कोई भी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बेसिकली क्या है, आपने आपके मोरल्स, आपके ड्यूटी मोरल्स, आपके एथिक्स, ठीक है, आपके वर्च्यूज, उनको यूज करके किसी डायलामा से बचते हुए अपना एक सेफेस्ट आंसर देना, इस स्टडी को सेटिस्फाई ही करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ अब देखो, आज हम एथिक्स में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है, भी कई साल से पढ़ाते आ रहे हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल्स है, जो एथिक्स हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के डिफर करते हैं। जैसे हमारा हमेशा एक, ठीक है, एक कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, जिनसे हम हमेशा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टर रामू है, ये श्यामू है। ठीक है, अब श्यामू जो है वो ऑनेस्ट, उसकी जो ऑनेस्टी है वो नहीं है, और जो रामू है वो ऑनेस्ट है। अब ये जो ऑनेस्टी है ना इसकी, और जो सामू की ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों हो सकता है? इसकी जो डिसऑनेस्टी है वो किसी के लिए ऑनेस्टी का काम कर रही हो, किसी को ऑनेस्टी दिख रही हो। मान लिया इसने चोरी करी 4 लोगों के साथ मिलके, ठीक है, अब वो चोरी का पैसा चारों ने बांट दिया, बराबर बांट दिया। अब जो ये चारों चोर थे तो इनके हिसाब से तो ये ऑनेस्ट है, लेकिन जिसकी इन्होंने चोरी की है, या जिससे इन्होंने झूठ बोला है, ठीक है, जिसकी नुकसान इन्होंने किया है, जिसको डैमेज इन्होंने दिया है, वो उसके हिसाब से तो ये डिसऑनेस्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे कि इसकी जो ऑनेस्टी है वो सबके लिए ऑनेस्टी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे इसकी ज़िंदगी में जो इसको अच्छा देखना नहीं चाहते। हाँ, तो वही हम बात करेंगे। देखो, केस स्टडी में हर व्यक्ति के अपने विचार, अपनी स्वभावनाएं, अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज़, उन पे बेस आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी तो चेक कर रही है। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये वो सीसेट वाली मेंटल एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आपकी जो सोच समझने वाली जो कैपेबिलिटी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस बात पे आ रहा था। ठीक है, केस स्टडी, ठीक है, तो केस स्टडी ज़्यादा, मतलब केस स्टडी ये है कि आपने किसी घटना से सीखते हुए अपने बचाव में, या घटना से जो लोग प्रभावित थे उनके बचाव में क्या स्टेप्स आपने उठाए हैं, ये केस स्टडी आपको सिखाती है। ठीक है, एक इफेक्टिव केस स्टडी, जो एक इफेक्टिव केस स्टडी होती है, जो इसको हम अच्छी कैटेगरी में रखते हैं केस स्टडी की, वो ये है कि आपको सोचने के लिए कितना मजबूर कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आज के मोटिव पे आते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो केस स्टडी के सॉल्विंग जो फॉर्मूलाज हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। गोल्डन रूल की बात करेंगे, गोल्डन रूल क्या है। ठीक है, गोल्डन रूल कितना इफेक्टिव है, और गोल्डन रूल से आप किसी भी केस स्टडी को कितनी आसानी से सोल्व कर सकते हो, उसमें दिए गए क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से का जवाब लिख सकते हो या समझा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेटर जरूरी नहीं कि IAS IPS ही हो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपने बिहाफ पर
रन कर रहे हैं, आपकी डिसीजन एबिलिटी, ठीक है, आपका वर्क करने का एथिक्स, आपके कंडक्ट, ठीक है, उसके लिए कितने आप कैपेबल हो, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब माइंडसेट क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे जब बात यूपीएससी की आई तो अब हम यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से हम समझें, कुछ चीज़ें, कुछ बातें हम यहाँ पे वो भी सीखेंगे जो हमारी पर्सनल डिसीजन मेकिंग में काम आए, ठीक है भाई। परिवार चलाना, जैसे यहाँ पे महिला, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि महिलाएं आमतौर पे परिवार को बांध के रखती है, या बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो परिवार को बांध के रखने की कोशिश करते हैं। कई बार वो डोमिनेट भी करते हैं, कई बार वो अनडोमिनेटेड होते हैं, ठीक है। कुछ की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो फेमिनिज्म टाइप की होती है, कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट होते हैं, कुछ नहीं भी होते। मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ केवल, ठीक है। मैं क्योंकि उस कैटेगरी में मैं भी हूँ, मैं बड़ा अपने घर में बड़ा भाई हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम जो मेरे बाकी के जो भाई हैं वो हम अलग ना हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो, हालांकि पापा या मम्मी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं घर का, सारे डिसीजन उनके होते हैं, लेकिन उस डिसीजन में एक प्रतिभागी के तौर पे मैं भी कार्यरत हूँ या कार्य करता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आज हम ये चीज़ें को समझेंगे, ठीक है। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या है कि जो एक सिविल सर्वेंट या एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उसकी अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ह्यूमन भी हो, मतलब वो इतना निर्दयी ना हो कि उसके डिसीजन मेक, जो वो डिसीजन ले रहा होगा तो वो मनुष्यता या जो आपकी क्या बोलते हैं, निर्दयता, ज़्यादा निर्दयी ना हो, मनुष्य के प्रति कार्य करने वाला हो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता हो, ये नहीं कि कुछ सोच लिया और सोचने के बाद सोच तो ये रहा है और करना कुछ है, करना हो ही नहीं रहा है, तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। लीगली साउंड करना चाहिए, ये नहीं कि आपने डिसीजन ऐसा लिया, ठीक है, जो लीगल है ही नहीं। आज हम बात करेंगे, स्टडीज़ को लेकर के भी बात करेंगे। उसके बाद उसमें इमोशनल इंटेलिजेंट भी हो, ईआई, सब लोगों ने पढ़ा होगा जब इथिक्स की वर्ड्स या इथिक्स की क्लासेस चल रही थी, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड का मतलब कि उसने जो डिसीजन लेने हैं, ठीक है, वो ये नहीं कि शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, उनका फायदा लॉन्ग टर्म तक लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का भाग हैं, आप जनता के टैक्स से आपकी सैलरी मिल रही है, तो आप उसके प्रति कार्य या जवाबदेही भी हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मतलब आमतौर पे क्या है कि नुकसानदायक ना हो किसी को भी, चाहे वो सोसाइटी या फिर वो सेल्फ ओरिएंटेड हो, नुकसान ना हो, ठीक है। चलिए, अब देखो गोल्डन फॉर्मूला क्या कहता है केस स्टडी का। पहले कि जो केस स्टडी दी गई है, जो केस स्टडी आपको दी गई है, उसको आप अच्छे से रीड करेंगे, केयरफुल्ली एनालाइज फैक्ट करेंगे, इसमें जो भी उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उससे क्या है कि आपको एक स्मूथनेस मिल जाएगी कि हमको इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, या केस स्टडी आपको क्या समझाना चाहती है। दूसरा, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कोर एथिकल डायलमास हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका, यानी कितने, हाउ मैनी पीपल्स, या जो भी हैं, चाहे वो पीपल्स हो, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, वो अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एनालाइज की, लिस्ट करेंगे वो वैल्यूज, वो प्रिंसिपल जो केस स्टडी में अफेक्टेड है, या केस स्टडी में उनकी जरूरत है। जो डिसीजन मेकर है, जो मेन लीड रोल या लीड कैरेक्टर है आपके केस स्टडी का, ठीक है, वो किन किन वैल्यूज को सबसे प्रायोरिटाइज करेगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं इवेलुएट। इवेलुएशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऑप्शंस को जनरेट करेंगे उनके प्रोज और कॉन्सिस के आधार पे, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में बात करी कि कोई भी जो केस स्टडी है उसको सोल्व करने के एक पैरामीटर्स होते हैं। आप पहले उसकी समरी लिखो, स्टेक होल्डर, वैल्यूज, डायलामाज यानी क्या क्या है, के बाद वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज जो हैं, उसके बाद ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस हैं उनके प्रॉन्स कॉन्सिस के साथ, उसके बाद आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा ऑप्शंस प्रॉन कॉन्सिस को ध्यान में रख करके, उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, आप किसी का भी कंक्लूजन बिना उसके प्रोन कॉजेस के जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो आपसे केस स्टडी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे आपकी जो मेंटेलिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है डायरेक्टली, ठीक है। आगे,
डिसाइड यानी वही है, मैंने आपको बताया एक्शन प्लान। डिसाइड, चूज द बेस्ट ऑप्शन विद रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे यही बात है, यही बात की जा रही है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी एक्शन प्लान का पार्ट सेकेंड। ठीक है, ये आपने एक्शन प्लान को डिसाइड तो कर लिया, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो देना है ना भाई। प्रिपेयर इमीडिएट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान। उसके बाद आता है आपका, उसको कंक्लूड करो। डिलीवर ए पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल समरी। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज में बार बार हर क्वेश्चंस में, चाहे वो आपका जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एथिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो आप सॉरी आपके एस्से का एस्से हो, मैंने हमेशा बोला है कि कौन सी जो हम कंक्लूजन करते हैं या कंक्लूड करते हैं, उसमें हम अपनी जो अप्रोच रखते हैं वो हमेशा बैलेंस रखते हैं। ठीक है, वो अप्रोच इतने उसमें कांटे ना हो, उसके जो शब्द हैं वो किसी को चुभे ना, उनको हमेशा निकालने की कोशिश करो। ठीक है, हम बात करेंगे, हम लिखेंगे जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के नीचे पॉइंट्स हमने उसमें ऐड किए हुए हैं, हम बताएंगे कि क्या क्या उसमें और ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये एनाटोमी है परफेक्ट आंसर की, क्योंकि भाई जो परफेक्ट आंसर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले वही 10% रूल, इंट्रोडक्शन के लिए 10% रूल हमारा ये हर जगह वर्क करेगा। यूपीएससी में आप छोटे से छोटा आंसर लिखोगे तो भी 10% रूल को आपको साइड नहीं करना है। 10% का 5% नहीं कर सकते आप, आपको 10% ही रखना पड़ेगा ना। आप उसका 15% कर सकते हैं, ना आप उसका 20% कर सकते हैं। हाँ, समरी लिखने में आप ये कर सकते हो। ब्रीफली आइडेंटिफाई सिचुएशन एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, 2 से 3 लाइन में हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे। यानी ये एक शॉर्ट समरी होगी आपकी केस स्टडी की। ठीक है, मान लिया ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिचुएशन है, क्या क्या एथिकल डायलेमास इसमें हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज इसमें अफेक्ट करेंगी, वो सब हम यहाँ पे समरी में थोड़ा सा उसको बता देते हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर्स। अब देखो स्टेक होल्डर और इशू, देखो इश्यूज परमानेंट होते हैं, हर स्टडी में परमानेंट होंगे, लेकिन स्टेक होल्डर्स आमतौर पे बहुत सारी जो स्टडीज हैं उनमें दिए तो मतलब मांगे नहीं जाते क्वेश्चंस में, लेकिन हम एक अगर अच्छी अप्रोच की बात करें तो स्टेक होल्डर को आप अपनी स्टडी के आंसर में लिख दें, वो सबसे बेटर होगा। क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ को नोटिस करता है कि जो बच्चा है वो केवल लिमिटेड अपने आप को कर रहा है, हालांकि वर्ड 250 होते हैं उसके आप एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन अगर 10-12 वर्ड में आप ये चीज़ें बता दें तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चे को चीज़ें आती है, बच्चा समझता है, बच्चा समझदार है, बच्चे को केस स्टडी सोल्व करते समय ये ध्यान में रखा है कि हाँ जब केस स्टडी दी गई थी तो कौन कौन लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, आगे इशू मैंने बताया अभी, यूज कंसाइंस लिस्ट और डायग्राम, जैसे सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये आपके स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी कंसाइंस लिस्ट बनाई जाती है। अब उसके बाद आता है आपका ऑप्शन। अब देखो ये स्टेक होल्डर इशू आपको बताया ना, ये 15% इसमें आप लिखेंगे। उसके बाद ऑप्शन इवैल्यूएशन, मैंने बताया ऑप्शंस क्या क्या होंगे आपके, ये 40%, क्योंकि जो अब मेन बॉडी का काम है ना वो अब ये ऑप्शंस करेंगे। एथिक्स में जो केस स्टडी के मेन बॉडी का काम है वो आपके ये ऑप्शंस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा द बल्क ऑफ द आंसर, ऑप्शन ए प्रोज एंड कॉन्सिस, ऑप्शन बी के फिर प्रोज एंड कॉन्सिस, उसके बाद परफेक्ट करना आपका ऑप्शन सी, उसके प्रोज एंड कॉन्सिस प्लस उसकी रीजनिंग, जिस आधार पे आप ये प्रोज और कॉन्सिस को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एक्शन प्लान। एक्शन प्लान यानी यहाँ पे आते आते आपने कितना इसको समझा है, किस तरीके को कितना आपने खोला है। ठीक है, कितना आपने उसमें चीज़ों को नोटिफाई किया है। ठीक है, एक्शन प्लान इमीडिएट, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्टेप होना चाहिए। या तो इमीडिएट, जैसे मान लिया फ्लड जैसी सिचुएशन की है या कोई नेचुरल डिजास्टर है तो वहाँ पे इमीडिएट एक्शन होगा। उसके बाद मीडियम टर्म, भाई जैसे डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म उसको थोड़ा सा और एडवांस मान लीजिए, मान लिया कोई स्कीम बनानी है। अब स्कीम हमेशा ये सोच के बनाई जाती है कि इसका लॉन्ग टर्म फायदा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म फायदा हो, क्योंकि उसमें बहुत बल्क में पैसा लग रहा है, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों का पैसा। ठीक है, पैसा है नहीं वो चाहे टैक्स के रूप में ही आप लोग क्यों ना दे रहे हो, पैसा तो है ना भाई। ठीक है, तो वो देखी जाती है इसमें। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन और आपका इंट्रो, उनके लिए फॉर्मूला सेट है, 10% रूल। ठीक है, अब
जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन सेंट्रिक समरी कंक्लूजन होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने दिया भी है, इंट्रोडक्शन ये हो गया, ब्रीफली आइडेंटिफाई द सिचुएशन 2-3 लाइन में। उसके बाद स्टेक होल्डर्स, ऐसे फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स में आप स्टेक होल्डर्स के यहाँ पे बता सकते हैं कि मान लिया यहाँ पे सिटीजन्स हैं, यहाँ पे ये आपके क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट है या जो भी, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप जिक्र करेंगे, किस बेस पे आप इनको स्टेक होल्डर मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो ऑप्शंस में, जैसे मैंने आज यहाँ बात करी, ऑप्शन ए उनके प्रोज कौन सी प्रोज यहाँ पे कौन से ये रहे, वैसे ही सेम इसमें, वैसे सेम इसमें, ठीक है। एक्शन प्लान में इमीडिएट एक्शन प्लान क्या होगा, मीडियम टर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, ये तीनों आप बताएंगे, ठीक है। वजह से मान लिया हम यहाँ पे फ्लड की ही बात कर ले, फ्लड की बात कर ले, या फिर हम कहीं पे आप फायर, या फिर हम ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर की बात कर लें, ठीक है। इमीडिएट का मतलब ये है कि पानी से आपको डाल के उसको बुझवा दीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इनकी भी बात करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब है कि भाई जलने का मतलब है कि ऊपर की एक लेयर खत्म हो गई मिट्टी की, ठीक है। उसको हटा करके उसमें जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको मिक्स करने की बात करें, ठीक है। और जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उसमें पौधे नए लगाए जाएं, उनको पानी की व्यवस्था, ठीक है। और उनका एक जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका ध्यान रखते हुए कहाँ कहाँ आग लग सकती है, किस तरह के पौधे नहीं लगाने हैं, किस तरह के पौधे रेजिस्टेंस से, जो एयर रेजिस्टेंस है उससे आग पकड़ सकते हैं, उस तरह के पौधों को यूज नहीं करना है, उगने नहीं देना है, ये सब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में आपको बताया मैंने पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो केस स्टडी का जो कोर डायलेमा है, देखो एनालाइज तो हम अभी करते हैं, अब बात करें कोर डायलेमास की, ठीक है। देखो हमेशा जब आप केस स्टडी को पढ़ रहे हो तो उसको टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको आधा घंटा दो, उसको 1 घंटा दो, वो टाइम दो, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने आप दे सकते हो। अब उसमें क्या होता है कि आपका ना ब्रेन चीज़ों को, एक तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखते हो, ठीक है। एक आप जब एग्जाम के तौर पे तो चीज़ों को जब पढ़ोगे, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपके यहाँ जीएस नॉलेज काम नहीं आएंगी, आएंगी भाई। जीएस भी तो, एथिक्स भी तो जीएस का ही पार्ट है ना भाई। आपने वैल्यूज पढ़ी, ठीक है, सारी वैल्यूज के ध्यान पे आपने चीज़ों को रखा, यही बात है ना। अब देखो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, एथिकल डायलेमा, फैक्ट, कंस्ट्रेंट्स, हिडन इशू, ठीक है। देखो हिडन इशू हमेशा सोचने से आते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी बात करी लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, ये एक हिडन इशू था कि भाई वो पौधे नहीं लगाएंगे जो एयर रेजिस्टेंस के कारण आग पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हिडन इशू है, तो इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। या जो पौधा आएगा, इसको खरीद के लाएंगे, उसमें उसके बजट बनेगा, उसमें जब पौधे को ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, ठीक है, उसके रोपण का चार्ज, उसमें कोई, ठीक है, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो जाए, ये हिडन इश्यूज है, ठीक है। जनता को कितनी ट्रांसपेरेंसीज रखनी है, ये इस तरह की ये हिडन इश्यूज हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, लो पॉलिटिकल प्रेशर, इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। उसके बाद लॉयल्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, कलेक्टिव गुड्स, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये है आपके इंडिविजुअलिस्टिक, क्या है जी, ये इंडिविजुअलिस्टिक डायलमा, ठीक है। और ये आपके, इनको हम कह सकते हैं ड्यूटी बेस्ड डायलमास। लॉयल्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी किसकी होती है, एक ऑफिस की होती है, ठीक, एक ऑफिसर्स की होती है। मान लिया यहाँ पे एग्जांपल ले ले, एक माइन है, उसका ठेका किसी को देना है। अब उसका ठेका जब तक किसी के नाम, मान लिया भाई हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे लोग आवेदन देंगे, आवेदन देने से जिसका नाम चूज किया जाएगा, या पर्ची सिस्टम की हम बात कर ले अगर यहाँ पे उसमें निकलेगा, तो वो उसको मिल जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी ये रहे यहाँ पे, यही तो रहेगी कि भाई किसको चूज करना है, या कितने का है, कितना उसमें पेमेंट कोट करना है, आप कितना कम करना चाहिए, कितना ज़्यादा करना चाहिए। आजकल मूवी में आप लोग देखते होंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक मूवी देखो, मैं कोई मूवी का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन एथिकल डायलेमास को आप कहाँ कहाँ
नोटिस कर सकते हैं, हर जगह नोटिस कर सकते हैं। वीआईपी 2 मूवी सब लोगों ने देखी होगी साउथ की। उसमें क्या होता है, कंपनी गवर्नमेंट कहती है कि जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को कम से कम दाम लेकर के बना के देगी अच्छी क्वालिटी के साथ, हम उसको ही कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है? अब कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो लीक कर देते हैं बड़े उद्योगपति के साथ। ठीक है? अब वो जो उद्योगपति है, वो सीधी-सी बात है, कम कोट करेगा, क्योंकि उसको तो वो ठेका चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को होना लाज़मी है, क्योंकि आप एक तो पहले ही कम बना रहे हैं, ठीक है? और फिर आप कम बनाने का मतलब मुनाफ़ा भी कमाएँगे। भाई आप बिना मुनाफ़े के तो कोई काम कर नहीं रहे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, ये डायलेमास हैं, ठीक है? ये कॉन्फिडेंशियलिटी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। मैंने यहाँ पे किसी को नोटिस या किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया है, मैं आपको बताऊँ। केवल मैंने यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्जांपल दिया है, ठीक है? पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर लें, कलेक्टिव गुड्स की बात कर लें, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया भी है नीचे। ए मिनिस्टर आस्क यू टू फेवर ए कॉन्ट्रैक्टर, मैंने भी बताया। डायलेमा इंटीग्रेटेड वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर्स। एक तो आपकी इंटीग्रिटी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है। दूसरी बात पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि नेता ने कहा है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ये डायलेमास हैं। इस तरह के डायलेमास को आप कैसे प्रेशराइज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इस स्टडी में आपकी वो मेंटालिटी दिख जाती है। ठीक है? चलिए, अभी हम बात कर रहे थे किस्ट जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी मैपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक आईएएस ऑफिसर है, उसको इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी एंड उसका करियर। इंटरेस्ट कौन सा? उसका सेल्फ इंटरेस्ट, उसकी इंटीग्रिटी, उसका करियर, तीनों चीज़ वो लेके बैठा है, ठीक है? ये उसका डायलेमा है, ठीक है? क्योंकि वो स्टेक होल्डर है, उसकी ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पे समझनी है, ठीक है? उसके बाद और कौन-कौन हो सकते हैं किसी एक स्टडी में जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं? सिटीज़न्स, क्योंकि सिटीज़न्स का इंटरेस्ट जो है ना, वो फेयर सर्विस है। दूसरी बात, जुडिशरी या मीडिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ या ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? यहाँ पे एक छोटा-सा एग्जांपल दिए ना हम, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, हर केस स्टडी में चीज़ें अलग-अलग हो सकती है। ठीक है? फ्यूचर जनरेशन इंटरेस्ट क्या है उनका? सस्टेनेबल डिसीजंस, भाई डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो आने वाली जनरेशन के अगेंस्ट ना हो, उनके फेवर में कम से कम हो। कलीग्स, आपके कलीग, क्योंकि उनका वही इंटरेस्ट है, वो क्या है? टीम मोरल्स। अगर आपके टीम मोरल्स नहीं होंगे तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या होगा? गुड गवर्नेंस, ठीक है? तो ये होता है आपका स्टेक होल्डर्स मैपिंग, ठीक है? आप स्टेक होल्डर्स को कैसे मैप करते हैं? माइंड मैप बनाएँगे, ठीक है? बताएँगे, उनके बाद वो किस तरह किस-किस ड्यूटी के किस बेस्ड उनको आपने स्टेक होल्डर्स को काउंट किया है, ठीक है? आगे, देखो यहाँ पे गोल्डन रूल लिखा भी है। यूपीएससी लव्स स्टेक होल्डर्स मैपिंग, नेवर मिस दिस। इवन एनिमल्स, एनवायरमेंटल एंड टैक्स पेयर्स आर स्टेक होल्डर्स। मैंने शुरू में बात करी थी ये, कि भाई देखो जरूरी नहीं है स्टेक होल्डर्स वो हों जो केवल सामने दिख रहे हैं। स्टेक होल्डर्स वो भी हो सकते हैं जिनका नुकसान हिडनली हो। जैसे अभी हमने बात करी थी फॉरेस्ट फायर की। अब फॉरेस्ट फायर में स्टेक होल्डर कौन कौन थे? एनिमल्स, है ना? एनवायरमेंटलिस्ट, मैंने बात करी थी। टैक्स पेयर, जिनके पैसों से वो पौधा रोपण किया जा रहा था, ठीक है? तो कोई भी हो सकता है। एनवायरनमेंट खुद एक स्टेक होल्डर है। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू, देखो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे आप करेंगे, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ का, हर आंसर्स का अपना एक परफॉर्मा होता है, अपना एक पैरामीटर्स होते हैं, उनके आधार पे ही हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है? ये नहीं कि आप कहीं से कुछ भी उठा के शुरू करना शुरू कर दीजिए। अब देखो, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट, क्या है इसका मतलब? ग्रुप या ड्यूटी बेस्ड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक बैलेंस बैलेंस पिलर क्यों लेके आए हम? कि भैया जो आपकी वैल्यूज़ है ना, जो आपकी वैल्यूज़ है, वो किस-किस के प्रति कंसर्न हो सकती है। जैसे एथिकल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, दोनों अलग हैं, ठीक है? आमतौर पे इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंपैशन, एम्पैथी, जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, करेज।
ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो आपको रखनी है, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक ट्रस्ट एंड डॉक्ट्रिन, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब ये मैंने बात करी ना भाई, ग्रुप या ड्यूटी हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हमेशा जब आप सोल्व कर रहे होंगे, तो दोनों वैल्यूज के हम बात करेंगे, एथिकल वैल्यूज भी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, क्योंकि वी आर सॉरी यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव, आप पार्ट हैं सिस्टम का, और सिस्टम रन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ साथ आपकी एथिकल वैल्यूज के बिहाफ पे। यहाँ पे लिखा है यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स गिव्स नेचुर, ठीक है, मैच्योरिटी टू योर आंसर, इट प्रूव यू थिंक लीगली नॉट जस्ट इमोशनली। ठीक है। अब देखो इसका फायदा यही होता है, इसका फायदा ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने का फायदा ये होता है कि आप अपने आंसर्स में एग्जामिनर को ये दिखा रहे हो कि देखो भाई मैं केवल इमोशनल क्रिएचर नहीं हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के आधार पे मैच्योर भी हूँ, मैच्योरिटी है मुझ में, मैं चीज़ों को समझ के आया हूँ। ठीक है। किस आधार पे किसको कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है। आगे स्टेप नंबर 6 और 7 दोनों, डिसीजन डायग्राम, उसका स्टैटिक मैट्रिक्स, जैसे हमने ऑप्शंस की बात करी थी, उनके प्रोज और कॉन्सेस की बात करी थी, साथ में उनकी एथिकल वायबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है। जैसे यहाँ पे अप्रूव इलीगल फाइल, अभी हम बात करेंगे कि ये एक केस स्टडी है छोटी सी। इस केस स्टडी में क्या है कि आप एक जिले के कलेक्टर हैं, उस जिले में कोयला माइनिंग होनी है, सॉरी, कोयला माइनिंग होने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निकलना है, वो किसी व्यक्ति को दिया जाना है। अब आप कलेक्टर, आपके हाथ में है वो कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है। अब प्रेशर, एक जो नेता है वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके किसी रिश्तेदार को मिल जाए। उन्होंने फ़ोन किया कि कलेक्टर साहब ये जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है या जो ठेका है ये मेरे जानने वाले या जो परिचित व्यक्ति हैं उनको दिला दीजिए। ठीक है। अब वो फाइल उनके पास है तो वो अप्रूव करनी है या नहीं करनी, उस पर ये बेस केस स्टडी है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस ए, एग्जाम्पल अप्रूवल इलीगल फाइल, अगर फाइल को आप अप्रूव करोगे, ठीक है, उसका प्रोज क्या होगा कि आपका जो अरे ये क्या हो गया, जो आपका करियर है उसकी सेफ्टी, उसका कॉन्सेस क्या हो सकता है, इलीगल लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है भाई, आप रोज तो ये कि आपका करियर सेफ सेफ हो गया, क्योंकि भाई ट्रांसफर ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए जो नहीं होनी है, क्योंकि आपका करियर है, यानी आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन कॉन्सियस की अगर हम बात करें, इलीगल लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है। अब ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है अब ये पब्लिक इंटरेस्ट में बदल गया है यहाँ। ठीक है। तो ये एक एथिकल डायलेमा बन गया, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। एथिकल वायबिलिटी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकलिटी कुछ दिख ही नहीं रही इसमें, आप प्रैक्टिकल है ही नहीं किसी चीज़ को लेकर। ऑप्शन नंबर बी, जैसे आपने पहले में आपने क्या कहा, ऑप्शन ए में आपने फाइल को अप्रूव कर दिया, जब आपने फाइल को अप्रूव कर दिया उसके आपने प्रोज बता दी, कौन सी बता दी। ये कुछ वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने आपने बता दिया कि भैया इसमें मेरी एथिकल वायबिलिटी नहीं रहेगी, इसमें मेरी प्रैक्टिकलिटी नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर बी में जब आए आपने बताया कि आपने यहाँ पे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया फाइल को इमीडिएटली, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकता, ये मेरा मत है। अपहोल्ड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी तो आपने बचा ली, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफर कुछ भी हो सकता है, मैंने भी शुरू में बात करी ऑप्शन नंबर ए में। अब एथिकल वायबिलिटी ना तो है और ना होगी, ऐसा कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अपहोल्ड हो गई, अपहोल्ड हो गई दोनों, प्रैक्टिकलिटी भी और एथिकल वायबिलिटी भी। उसके बाद ऑप्शन सी में आ जाते हैं। ऑप्शन बी आपने बता दिया कि मैं इसको फाइल को रिजेक्ट कर दूंगा तुरंत के तुरंत। ऑप्शन ए में आपने कहा कि मैं इसको फाइल को अप्रूव कर दूंगा। ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि मैं सीक करूंगा रिटर्न इंस्ट्रक्शंस और लीगल अल्टरनेटिव्स, जो कि सबसे बेस्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपकी लीगल प्रोटेक्शन और आप बैलेंस रहेंगे, ना तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में जा रहे हैं, यानी आप उसको अप्रूव कर रहे हैं, आपकी जो इंटीग्रिटी आप उसको तोड़ रहे हैं, ना ही आप जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप बैलेंस हैं, क्या है यहाँ पे आप बैलेंस। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी इसका ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, प्रॉन्स अच्छा है इसका, लेकिन इसका कोशिश क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ ये एथिकल वायबल भी है और प्रैक्टिकलिटी भी इसमें दिखती है।
ठीक है। अब रूल बॉक्स देख लीजिए, नेवर जंप डायरेक्टली टू द फाइनल आंसर, एक्सप्लेन व्हाई यू चूज द बेस्ट ऑप्शन टू साउंड लाइक ए ट्रू सिविल सर्वेंट। मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑप्शन सी को चूज करता, क्योंकि मुझे बैलेंस लग रहा है। लेकिन जब आप सोल्व करने बैठते हैं, हमेशा सोचें समझे, डायरेक्ट जंप ना करें। ऑप्शंस में उसको बांट लीजिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप लिख लीजिए, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज अफेक्ट हो रही है, ठीक है, कौन सी उसको आप लिख लीजिए। हमारे जो सर थे वो हमें जब पढ़ाते थे तो वो बताते थे कि अमन, जब आप सोल्व करने बैठो ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, 5-10 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। पीछे रफ कॉपी कॉपी होती है, उसमें 2-4 पेज ले लो, एक नहीं, दो नहीं, 2-4 पेज ले लो, जितना हो सकते ले लो, ताकि बाद में आप कटिंग बार बार ना कर पाए। उस पे लिख लो ऑप्शन ए, ये वाई, ठीक है, ये वैल्यूज होंगी, ये प्रोज एंड कॉन्सिस होंगे, ये इसका रीजन होगा, बी सी डी, वैसे ही आपको जो चूज करना है आप उसको लिख लीजिए। पहले आप पीछे परफॉर्मा बना लीजिए, उसके बाद आप इसको फेयर कीजिए। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो टाइम जाएगा, इतना टाइम नहीं जाता, आपके पास 3 घंटे होते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। नेक्स्ट चलिए फिर, एक्शन प्लान और उनके कंक्लूजन, कंक्लूजन की उनके नहीं, मतलब आपकी केस केस स्टडी का कंक्लूजन। एक्शन प्लान अगर हम बात करेंगे इमीडिएट की, तो मैंने क्या कहा, इमीडिएट एक्शन प्लान, जैसे मान लिया फ्लड आया, तो फ्लड में जनता को, यानी जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करना, उनको निकालना, ये एक्शन प्लान इमीडिएट है। जैसे स्टॉप इलीगल वर्क्स, वेरीफाई फैक्ट्स, प्रोटेक्ट एविडेंस, ये और चीज़ों के लिए है, ठीक है। आप मान लिया कोई, आपको पता लगा कि सर यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इलीगल वर्क, भ्रष्टाचार, सीधी सी बात, उसको तुरंत के तुरंत रोक देंगे, चाहे वो खनन की बात हो, चाहे वो और चीज़ों की बात हो। फैक्ट चेक करेंगे, सही है कि गलत है, उसके बाद प्रोटेक्ट, जो एविडेंस है उनको प्रोटेक्ट। उसके बाद अगर मीडियम की बात करें हम, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग, अवेयरनेस कंपेन्स और स्टेबलाइज एसओपी, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों को बताओगे, जागरूक करोगे कि देखो ये चीज़ ऐसी है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। और जो मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, वॉचडॉग टाइप, उनको स्ट्रेंथ करेंगे, आप ज़्यादा उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स, ठीक है। अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये कि अब ये लंबा चलेंगे, इनसे सबको फायदा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस या जो आपके एक्शन प्लान्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए को सोच करके भी बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर दिया, मान लिया अभी हमने बात करी थी आपकी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर दिया आपने, वहाँ पे विसल ब्लोवर बिठा दिया, लो जी, ध्यान रखिएगा, ये कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर दिया, ऑडिट्स जो होने हैं उनको ट्रांसपेरेंट कर दिया, सब देखेंगे, अब कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, अभी नीचे यहाँ पे लिखा है, नेवर एंड निगेटिवली, भाई जो आपका आंसर है उसको आप कभी भी निगेटिवली, निगेटिवली का मतलब यहाँ है कि आप बैलेंस होने चाहिए, आप ये नहीं कि आपने किसी को गलत ठहरा दिया, ऐसा नहीं करना है। ए परफेक्ट कंक्लूजन बैलेंस लीगैलिटी विद ह्यूमैनिटी, मैंने भी बताया बैलेंस जो होगा वो लीगल भी होगा, ह्यूमैनिटी भी होगा। यहाँ पे आप दोनों ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूटी बेस्ड जो डायलमाज हैं उनको साइड किया, और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, ठीक है। यहाँ पे द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट इज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वाइल एंश्योरिंग जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक वेलफेयर टू मेंटेन सिटीजन ट्रस्ट। तो जो एक पब्लिक, जो एक सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, वो सबसे ज्यादा अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वैल्यूज क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोसाइटी, ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये चीट कोड हमने बनाया है, इसमें चीट कोड का मतलब ये कि क्या करना चाहिए, किस करने से क्या क्या कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। देखो, होने को यहाँ पे डिस्कशन और बड़ा हो सकता है, कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होती है कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है, जो हमने ऊपर मेहनत करी ना, वो सब खराब हो जाती है, है कि नहीं। अब देखो, कुछ
ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर को तुरंत इम्प्रेस कर देते हैं। वाह क्या लिखा है, नंबर दीजिएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, पब्लिक ट्रस्ट, नेचुरल जस्टिस, करेज ऑफ सिविल कन्विक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। एविडेंस बेस्ड आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो सीधी सी बात है, एग्जामिनर एग्जामिनर तो हो ही जाएगा ना भैया आपका इम्प्रेस, है नहीं। आगे, आपको क्या क्या कॉमन मिस्टेक आप करते हो, क्या नहीं करनी है आपको, मतलब अवॉइड करनी है। पहला, गिविंग ओनली वन ऑप्शन, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शंस केवल एक नहीं दिया जाता है। पीछे हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट जंप नहीं करना है, डायरेक्ट जंप बिल्कुल नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद, बीइंग इमोशनल इंस्टेड ऑफ एथिकल, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। एथिकल हो सकते हैं, इमोशनल नहीं हो सकते। अब एथिकल आप लो बेस हो, इंटरेस्ट बेस हो, पब्लिक इंटरेस्ट बेस हो, ये आपकी समझदारी है। ठीक है। उसके बाद, इग्नोरिंग लॉ एंड प्रोसीजर, अभी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेस्ड होना चाहिए। राइटिंग मॉरल लेक्चर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, ज़्यादा वाहवाही नहीं करनी है, ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है। हम आम भाषा में आमतौर पे कहें तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ज़्यादा आपको मॉरल लेक्चर नहीं लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन दो ना भाई। ठीक है। उसके बाद, फॉरगेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑप्शंस, केवल प्रोज नहीं लिखने, कॉन्स भी लिखने हैं। ठीक है। एंडिंग विदाउट क्लियर डिसीजन, मैंने बताया ना आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक केस स्टडी की बात करेंगे, फ्लड रिलीफ क्राइसिस हुआ। अब ये केस स्टडी है, आपको दी गई है। आप लोग इसको देखिएगा। केस को यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है, यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थाउजेंड्स आर होमलेस, रिलीफ इज लिमिटेड। ए लोकल एमएलए pressure you to divert relief to his constituency, ignoring areas with greater damage। एक जगह एक रजिस्टर हुआ, रजिस्टर डैमेज जो बताया आपको, फ्लड आया। अब फ्लड में, फ्लड आपके एरिया में, आप जिस एरिया के मजिस्ट्रेट है, अब जहाँ पे फ्लड आया वहाँ पे लोग, हजारों लोग, उनके घर सब मिट गया, अब वो बेचारे होमलेस हो गए। जो रिलीफ है वो लिमिटेड है, क्योंकि भाई ये तो नहीं, ये पहले से प्रिपेयर्डनेस नहीं थी ना, रिलीफ तो लिमिटेड रही। उनको थोड़ी ना पता था कितना बड़ा ब्लेंडर हो सकता है, हजारों लोगों के घर जा सकते हैं, वो लिमिटेड है। अब उसी समय एक जो लोकल एमएलए हैं वो प्रेशर करते हैं कि आप केवल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों को बचाइए, बाकी जिनके यहाँ ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है जो भी है उनको छोड़ दो, उससे मुझे कुछ नहीं लेता। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के तरीके देखो यहाँ पे लिखा है। इस पूरी की स्टडी में, अब देखो मैं सीधा नहीं कूद रहा हूँ, मैं केवल आप बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ लिया हमने, अब हम सोचेंगे कि इसमें डायलामा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हालांकि नीचे लिखा है मैंने, पॉलिटिकल लॉयल्टी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, पॉलिटिकल प्रेशर वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये डायलेमा हमें पता लग गया। उसके बाद स्टेक होल्डर्स की बात कर लें। आप हैं, थाउजेंड्स होमलेस जो व्यक्ति हैं वो एमएलए हैं। ठीक है, एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके लोग। ठीक है। अब डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसकी दोनों ये वैल्यूज। फ्लड फ्लड जो विक्टिम है उनको टाइमली रिलीफ देना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स की हम बात करेंगे। उसके बाद सोसाइटी यानी जस्टिस की बात करेंगे, और एमएलए, ये सब क्या है, स्टेक होल्डर्स है। एक तो डीएम, ठीक है, सोसाइटी, एमएलए और फ्लड विक्टिम्स। ठीक है, अब ये स्टेक होल्डर्स का और भी टाइप, ठीक है, मतलब कुछ और भी रहे होंगे जो यहाँ पे ब्रीफिंग नहीं की है। ठीक है, आगे अब एवेल्युएशन करेंगे इस मैट्रिक्स का। सबसे पहले ऑप्शंस जो हमने बात करी, क्योंकि हमने ब्रीफली उसको बता दिया, डायलमा क्या है ये भी हमने समझ लिया, स्टेक होल्डर कौन कौन है हमने ये भी समझ लिया। अब हम समझेंगे ऑप्शंस में आएंगे। अब ऑप्शंस ए, सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, एमएलए की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। अब जब हम एमएलए की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो प्रोन्स क्या हो सकता है, पॉलिटिकल सपोर्ट हमें मिल जाएगी। लेकिन उसकी कौन सी इनजस्टिस हम कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें असेसमेंट क्या हुआ कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो इंटीग्रिटी है वो
लाइबिलिटी नहीं मिली, या लाइबिलिटी आप वर्क के लाइबल आप नहीं है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आ जाते हैं कि जो एमएलए का जो आउटराइट है उसको हम रिजेक्ट कर दें। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी इसका जो प्रोज होगा वो आपकी इंटीग्रिटी अपहोल्ड हो जाएगी, ठीक है, जाएगी ना भाई। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, एस्केलेशन ऑफ टेंशन, रिड्यूस कोऑपरेशन। अब जो एमएलए वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी, टेंशन होगी दोनों के बीच। टेंशन का मतलब सरदर्द वाली टेंशन नहीं, दोनों के बीच तनाव। लेकिन इसका जो असेसमेंट है, इसका असेसमेंट बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, असेसमेंट, ये असेसमेंट हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एथिकल बट पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, एथिकल तो है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ये ठीक नहीं है आमतौर पे। एथिकल है लेकिन ठीक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि आपको बैलेंस रखना है ना, आपको किसी से नहीं बिगाड़नी ना भाई। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, ऑब्जेक्टिवली एसेस करेंगे डैमेज और पोलाइटली एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, लेकिन जो और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, छोटे बच्चे, महिलाएं, सब बुरी तरह भूखे, उनको नहीं दिया गया तो वो भूखों से मर सकते हैं। मतलब उसको आप समझा रहे हैं, को ऑब्जेक्टिवली एसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका इसका जो प्रोज है वो ये है कि आप ट्रांसपेरेंट हो गए, फेयर हो गए और एविडेंस बेस्ड आप बोल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि देखो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग हैं, उनके घर इतने ज़्यादा डैमेज नहीं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो और जो जहाँ पे ज़्यादा डैमेज है ना, वहाँ के लोग बेचारे खाना वाना उनको नहीं मिल रहा है, राशन है नहीं उनके पास, पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं देंगे तो वो ज़्यादा जान माल की हानि होगी, ठीक है। अब इसके कॉन्सेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल पॉलिटिकल डिस्प्लेजर, पॉसिबल ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है असेसमेंट अगर हम करें, ठीक है। अब यहाँ पे की इनसाइट्स हमने लिखा है नीचे, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव नीड रेदर देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ठीक है। आगे ये छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, यानी पब्लिक को आप पे ट्रस्ट है कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अच्छा काम किया, लोगों को ध्यान में रखा, ना कि किसी पॉलिटिकल फेवर में वो आए, ठीक है। अब नेक्स्ट ठीक है, ये दूसरी आपकी केस स्टडी है इंस्टीट्यूशन रैंकिंग की, ठीक है। अब केस स्टडी से पहले हमने डिस्कस करी, उससे पहले हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब तो आसान है, चलो इसको करके देखते हैं। केस क्या है, हेड ऑफ रेपुटेड टेक इंस्टीट्यूशन इंक्रीज इन रैंकिंग, एलमनी फैकल्टी आर्ग्यू इट बिल्ड डिसिप्लिन, स्टूडेंट पेरेंट्स डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन। भाई एक आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, टेक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसमें रैगिंग हो रही है, और जब रैगिंग हो रही है तो जो एलमनीज हैं या फिर जो आपके फैकल्टीज़ हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं ये तो डिसिप्लिन है, यहाँ पे तो हम डिसिप्लिन बना के रखते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए क्योंकि रैगिंग इज पनिशेबल ऑफेंट, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने समरी कर ली, समरी में हमने बता दिया, अब उसके बाद देखेंगे हम डायलमा। अभी हमने पिछली उसमें बताया ना, डायलमा, डायलमा क्या है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन वर्सेज स्टूडेंट डिग्निटी और सेफ्टी। आप अभी यहाँ पे किसको ऊपर रखोगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के ट्रेडिशन को या स्टूडेंट की डिग्निटी या सेफ्टी को, ठीक है, ये आपके आंसर्स में दिखना चाहिए, ठीक है। अब अब यहाँ पे इमोशनल कितना होना है वो देखेंगे, ठीक है, किसके प्रति, डायलमा की बात कर रहे हैं ना भाई। स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट है, उनको क्या क्या हो सकता है, फियर, एंजाइटी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि भाई रैगिंग होती है, उनको नहीं पता, इसका ये कोजेज है। उसके बाद सीनियर स्टूडेंट, पीयर प्रेशर, मिस, ठीक है, मिस गाइज बिलीव इन ट्रेडिशन। पेरेंट, उनके कंसर्न है लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उनका इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रस्ट नहीं रहा अब, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी जो आप हैं, ठीक है, आप पहले से, हाँ आप, अरे यहाँ पे इसने अधूरा लिखा है, आप क्या है, हेड है इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। तो ये सब डायलमा आपने समझ लिया। मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, मॉरल करेज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। अब आपको देखो, जब आप इसके हेड हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, आप हेड हैं तो आप केवल एक आयाम नहीं देख सकते, आपको दोनों आयाम देखने हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी आप ही का है, बच्चे भी आपके हैं,
ठीक है? नए आने वाले जूनियर स्टूडेंट्स या नए स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना है। पेरेंट्स का जो कंसर्न है आपको वो भी देखना है, ठीक है? उसी पे बेस है ये। अब आप क्या होने चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होने चाहिए, आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एम्पैथी को, मोरल करेज होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस ए, आप क्या कर लें कि जो इश्यू है उसको इग्नोर कर दो। तो ना तो ये एथिकल है, ना ये लीगल है, ना ये प्रैक्टिकल है और ना ही ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है? दूसरा, पुनिश ऑल सीनियर्स स्ट्रिक्टली, तो ये एथिकल तो है, लीगल भी है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है और लॉन्ग टर्म ठीक-ठाक है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक-ठाक है, यानी 3 स्टार दिए तो ठीक-ठाक है। प्रैक्टिकल यानी बहुत कम है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग डेटरेंट बट कलेक्टिवली पनिशमेंट बाय सॉरी मे बी अनफेयर एंड क्रिएट रिसेंटिमेंट रिसेंटमेंट सॉरी, ठीक है? अब क्या हुआ जब आपने कलेक्टिवली बहुत सारे बच्चों को आपने क्या किया, स्ट्रिक्टली उनको पनिश कर दिया। तो अब क्या है कि उन लोगों की नज़रों में या उनके माइंड में आप आ गए ना कि ये अच्छा नहीं है जो भी, ठीक है? ऑप्शन 3 पे आ जाते हैं, तो ये बैलेंस अप्रोच होगी। आप क्या करेंगे, एथिकल भी सोचेंगे, लीगल भी सोचेंगे, प्रैक्टिकल भी सोचेंगे और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा। फेयर इंक्वायरी करेंगे, भाई किसने किया, स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे जो गिल्टी होंगे। अब ये नहीं कि आपने उठा के सबको ही सारे सीनियर्स ही ऐसे हैं, भाई उनमें से कुछ लोग ही तो होंगे ना, ठीक है? कंसल्ट करेंगे स्टूडेंट से और एंगेज करेंगे एलुमनीज़ को कि भैया क्या करना चाहिए, क्या सोच रखे हैं, क्या इसका बेस्ट आंसर होगा, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हम अपनाएं कि जो ये रैगिंग है ये रुक जाए, ठीक है? ठीक है, अब एक्शन प्लान की बात करें, इमीडिएट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट करेंगे हेल्पलाइन, विक्टिम की सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, सस्पेंड कर देंगे जो एक्यूज्ड या उन पे पेंडिंग इंक्वायरीज है। दूसरी बात, मीडियम टर्म मैंडेटरी ओरिएंटेशन, फैकल्टी मेंटरशिप, एनोनिमस कंप्लेंट मैकेनिज्म हम रखेंगे कि भाई अगर कोई भी एनोनिमसली चीज़ें होती हैं तो उसकी कंप्लेंट आप हमें सीधा डायरेक्ट इस नंबर पे कीजिए या ऐसे। लॉन्ग टर्म के लिए ये मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल कोड ऑफ एथिक्स बना देंगे जो उसके खिलाफ जाएगा वो पनिशेबल होगा। स्टूडेंट पीयर सपोर्ट ग्रुप, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है? अब यहाँ पे हमने नोट लिखा, ए ट्रूली रेपुटेड इंस्टीट्यूशन इज जज नॉट ओनली बाय द एकेडमिक एक्सीलेंस बट आल्सो बाय द वैल्यूज इट नर्चर्ड, एथिकल लीडरशिप रेदर देन फियर शुड शेप इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन्स, ठीक है? मैंने अभी बात करी कि केवल आपका जो इंस्टीट्यूशन है, रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, वो केवल एकेडमिक एक्सीलेंस के आधार पे नहीं देखा जाता, उसमें सेफ्टी कैसी है, ठीक है? वो बच्चों की वैल्यूज़ पे कैसे काम करता है, वहाँ पे एथिकल लीडरशिप कैसी है, ठीक है? और जो वैल्यूज़ है वो कैसी नर्चर करता है बच्चों में, इन सब पे को, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा जो था ये कंक्लूज़न था। क्या था ये? कंक्लूज़न, ठीक है? शायद ये 2021 की केस स्टडी है ये, पेपर में आई थी। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी का कोई सवाल ऑनलाइन में तो बताइए। आज माफ़ी चाहूँगा, आप बच्चों से मेरा आज कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है। आज मैंने ऐसे पढ़ाया जैसे मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ केवल। ठीक है, किसी की कोई इंक्वायरी यहाँ तक? हाँ जी, ऑनलाइन में देखिए सर, कीजिए ऑन। अच्छा, आज चैट बॉक्स आपने बंद किया हुआ था सर? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो किसी की कोई इंक्वायरी आप बताएँ, किसी का कोई सवाल? अच्छा, एथिकल डायलेमा देखो ये होता है कि एथिकल डायलेमा आपको ना, आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट है, उस पे बेस समझना होता है, ठीक है? मान लिया जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे खनन की, अब क्या है कि जो आपकी इंटीग्रिटी है, आपकी सत्यनिष्ठा है, वो आपका खुद का इंटरेस्ट है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? आप जनता के लिए, जनता के पैसों से काम कर रहे हैं। तो आपका खुद का इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट से छोटा है, क्योंकि पब्लिक का जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत सारे लोगों का होगा, आपका केवल एक अकेले का होगा, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को डायरेक्ट चुन लो। आप उसको एक बैलेंस अप्रोच बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ उसको आप रखें। वही तो समझा है यहाँ पे, ठीक है?
बाकी कोई नहीं, प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, आप देख के बताइएगा। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? नहीं? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जाते-जाते आपको मैं फिर से बता दूँ कि आने वाले टाइम में अभी मेंस आने वाला है आप लोगों का, तो थोड़ा मेहनत कीजिए अच्छे से। प्रोग्राम चल रहे हैं सब लोगों के। हाँ, कोई सब लोगों का प्रोग्राम चल रहा है एकलव्य 2.0 1.0, सबका टेस्ट ठीक जा रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मेंस आंसर राइटिंग पर डे कॉपी इवैल्यूएशन होता है, पर डे टेस्ट होता है, ठीक है। आपकी कॉपी आपको अगले दिन मिल जाती है, सैटरडे संडे टेस्ट अलग होता है, फिर एक फुल लेंथ टेस्ट अलग होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।